गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 121 है। डिस्कस कर रहे थे हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले हमने 90 डेज के अंदर सिलेबस कंप्लीट किया था। उसके बाद 15 क्लासेस में हमने रिवीजन किया था, फिर स्टार्ट किए थे हमने मॉक टेस्ट। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पर आपको क्लासेस के लिंक, क्लासेस के PDF और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन या फिर अदर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है। नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आप एग्ज़ाम रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मॉक टेस्ट का लेवल जैसे सवाल रेलवे पूछता है उनके कंपैरिजन में हाई रहता है, तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ नई सीखने को मिलती हैं। तो जो जो पार्ट आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ पर मार्क करते जाएं और उसको अपने नोट्स में शामिल करते जाएं। सबसे पहला सवाल अपने पास है साइन x प्लस वाई बराबर कोस x माइनस वाई, और आपसे पूछा है कोस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम एक टेबल बनवाई थी, उसमें आपको ये कहा था कि जो आपका साइन a है वो कोस b के बराबर कब होगा, जब आपके पास जो दो एंगल हैं A और B उनका सम 90 डिग्री हो। उस केस के अंदर अगर ये आपने बात पढ़ रखी है तो फिर तनाव वाली बात ही नहीं है। A की जगह क्या हमारे पास x प्लस वाई, B की जगह क्या है x माइनस वाई, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो सीधे सीधे आप क्या करते भाई, यहाँ पर दोनों को ऐड करते, x प्लस वाई में x माइनस वाई ऐड करते, 2x आता बराबर 90 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री निकल के आ जाती। पूछा क्या, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो स्क्वायर कर दोगे तो रिजल्ट यहाँ से जो क्रिएट होगा हमारा वो होगा 1/2। सवाल ऐसा था ये वाला कि आपने अगर ये छोटी सी बात पढ़ रखी है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई थी, तो आपके लिए इसे सोल्व करना बड़ी ही ईजी टास्क है। चलो भाई, सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सर्ड्स एंड इंडिसेस में हमने ऐसे सवालों का एक यूनिवर्सल पैटर्न देखा था। अगर वो यूनिवर्सल पैटर्न आपको ध्यान है तब तो मामला आसान है, अगर नहीं ध्यान है तो क्या करोगे, पूरी की पूरी सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है और पैटर्न क्या है आपका 10 माइनस, फिर अंडर रूट आएगा 10 माइनस, फिर अंडर रूट आएगा 10 माइनस। अगर आप पूरी की पूरी सीरीज को x के इक्वल मानते हैं तो आप यहाँ माइनस के बाद फिर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह आप क्या कर देंगे 10 माइनस एक्स। ठीक है, अंडर रूट में 10 माइनस एक्स है बराबर आपका x है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो अंडर रूट आपको इधर दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा। थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तो एक एक बात को हमने खोल खोल करके डिस्कस किया था। क्या करते हैं फिर, इस पार्ट को राइट में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 10 बराबर 0। रूट फाइंड करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x बराबर क्या आता था भाई माइनस का b, तो x का मल्टीपल -1। फिर क्या करते थे प्लस माइनस, माइनस लेना था या नहीं लेना था, माइनस नहीं लेना था। रीजन, ये वैल्यू नेगेटिव, अंदर जो भी वैल्यू बनती है वो हमेशा ही आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसे सवालों में एक से बड़ी बन रही थी। नेगेटिव ले लेंगे तो पूरे का रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा सवाल को देख करके नहीं लगता। सवाल की चीज़ें सारी की सारी अंडर रूट में चल रही हैं, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू। इस बात को भी हमने अलजेब्रा में डिटेल में देखा था कि क्या रीज़न होता है, कब प्लस माइनस लगाते हैं, कब सिर्फ और सिर्फ प्लस लगाते हैं। चलो सोल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू, ये तो माइनस बी था, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 और बी स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 गुणा में a गुणा में c, तो ये प्लस का 4 गुणा में 10 आ गया। अपोन में आपके पास क्या आ गया 2। सोल्व कर दें, x की वैल्यू अगर देखोगे 10 4 40 और एक आपका अंडर रूट 41 माइनस का 1 अपोन में 2, ये लिखा जाएगा। पैटर्न जब आपका पॉजिटिव में चल रहा था तो यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस के अंदर आ रही थी, रीजन क्या होगा, यहाँ प्लस होगा, दूसरी साइड में माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से हमने सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आई होप ये सारी बातें अगर आपने पहले वाले पार्ट में क्लियर कर रखी हैं तो मेरे हिसाब से इस सवाल का सॉल्यूशन एग्जाम में इतना ही था।
और आपको इधर उधर देखने की भी नीड नहीं थी, सीधे सीधे आप सवाल रीड करते और सीधे सीधे आप ऑप्शंस पर चले जाते। इसका मतलब ये सवाल भी माइंड में करना पॉसिबल है, बशर्ते आपने इसका यूनिवर्सल जो मेथड है उसे सीख रखा हो। चलो, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया था बार से जुड़ी हुई कई सारी बातें हमने देख ली थी कि सीधे सीधे आप बार को कैसे डील करते हैं। पढ़ा हुआ पार्ट है अपना 2.7 का बार, एक नंबर पर आपकी बार लगा हुआ है तो इसका मतलब अपोन में क्या आ जाएगा 9। अगले में देखना माइनस का साइन है 1.3 का बार, एक ही नंबर पर आपकी बार लगा है, इसका मतलब अपोन में 9। तो एग्जाम में शुरुआत कहां से कर सकते थे, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 9। पहली बात क्या लिखी जाएगी, 27 में से 2 को लेस करना है, कितना बचेगा भाई आपके पास 25। पहले जो बात आपको दे रखी है उसे जब आप सोल्व करेंगे तो वो आएगी 25/9। अगली को सोल्व करोगे तो 13 - 1 12/9, 9 एलसीएम आ गया, माइनस का 12 कर दिया, यहां से अपना जो रिजल्ट बना वो आ गया 13/9। बट ऑप्शंस इस फॉर्म में नहीं दे रखे हैं, तो इसको सोल्व करो। 13 में 9 का डिवीजन एक बार, पॉइंट लग गया, फिर कितना आया 40, 40 में डिवीजन 9 का 4 बार 4 बार 4 बार, ये पैटर्न चलता गया। इसका मतलब ये बात रिपीट हो रही है, तो इसके लगा दो आप बार, और ये अपना हो गया सीधे सीधे सॉल्यूशन। कोई तनाव वाली बात नहीं है, धूमधाम से हो जाते हैं अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ रखा है। देखना जरा, एक यूनिट डिजिट का सवाल उठाया है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। पहले तो अपनी लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा, यदि कुछ डेटा दे रखा है और जो सेकंड पार्ट है डेटा में 34p है, का इकाई का अंक p है। अब क्या कह रहा है कि ये जो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट भी क्या निकल के आएगा p। तो p के कितने मान संभव है, ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं p की। तो देखना जरा, p को तो मैं हटा देता हूं एक बार के लिए। क्या मान लिया मैंने, 439 इंटू में 354 इंटू में 436। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 गुणा में 4 36, यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करते थे, सीखा था। 9 इंटू में 436, यूनिट डिजिट 6 आ गया, उसको 436 के 6 से गुणा कर दोगे। तो इसका मतलब अगर p वाले पार्ट को हटा करके सोचें तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। 34p है, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका p। अब आपसे ये कह रहा है कि जब आप इनका यूनिट डिजिट निकालोगे तो वो क्या आएगा p। कहने का मतलब 6 को p से जब आप गुणा करके लिखेंगे तो यूनिट प्लेस पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी, p। क्लियर। क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं वही आपको चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं यहां पर p की जगह 1 रख देता हूं, 6 गुणा में 1, 6 यूनिट डिजिट आया और p की वैल्यू हमने क्या मान ली है 1, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 तो जस्टिफाई नहीं कर रही। अगर मैं p की जगह 2 रखता हूं तो मेरा यूनिट डिजिट 2 बनना चाहिए, तो 6 गुणा में 2 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है 2, तो इसका मतलब 2 ही आना चाहिए था और 2 आ भी रहा है, 2 इसे जस्टिफाई करता है। 3 रखें, 6 और 3 18, 18 आना कितना चाहिए था 3, गलत हो गया। 4 रखें, 6 4 24 की वजह से 4 आ रहा है, 4 ही रखा है, 4 आ भी रहा है, जस्टिफाई हो गया। 5 रखोगे, 6 5 30, 0 आया लेकिन यहाँ तो 5 ही आया, नहीं बात बनी। 6 रखोगे, 6 6 36, इधर 6 आना चाहिए था क्योंकि 6 ही रख रहे हैं, 6 भी जस्टिफाई कर रहा है। 7 6 42 नहीं आएगा। 8 6 48, 8 जस्टिफाई हो रहा है। 9 6 54, 9 नहीं जस्टिफाई हो रहा है। क्लियर है। इतना कलाकारी के हिसाब से आपको नहीं देखना होता, साफ साफ पता चल रहा है। 1 रखा 6 आ रहा है, 2 रखोगे 2 आ गया, 3 रखोगे 8 आ गया, 4 रखोगे 4 आ गया, 5 रखोगे 0 आ गया, 6 रखोगे 6 आ रहा है, सीधे सीधे चेक हो गया। एक यहाँ पर एरर होती है, अमूमन एरर होती है। मुद्दा ये होता है कई बच्चे सिर्फ डेटा को इतना ही काउंट करते हैं कि ये नंबर थे 1 से लेकर 9 रख लिए। एक बात बताओ, 0 भी तो रख सकते थे। 0 जब आप रखेंगे इसकी जगह तो देखना 6 गुणा में 0 0 बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ एरर होने का एक चांस होता है। ऑप्शन में उसने 4 भी वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन में उसने 5 भी दे रखी है, तो कितनी वैल्यूज ऐसी हैं जो इसे जस्टिफाई करती हैं, 5 वैल्यूज।
तो इसका मतलब अपना ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा। ऐसे केसेस में ध्यान रखना 0 के ऊपर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक यूनिट डिजिट है आपका। चलिए भाई, सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। प्रेजेंट एज का रेशियो 3:5 है। अब से 5 साल बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा 13:20। तो बी की वर्तमान आयु, देखो जितना कुछ हमने पढ़ रखा है इन सवालों को सोल्व करने का सबसे सटीक तरीका अपना था क्रॉस मेथड। ठीक है, पहले तो ऊपर वाली जो ओरिजिनल एज है जो आपको निकालनी है वो लिख दी। 3 और 5 लेते क्या थे भाई, वैसे तो 3x और 5x लेते थे। अब मेरे ख्याल से सारा मामला कंफर्ट जोन में आ गया है, तो अब आपको अलग से कुछ लिखने की नीड नहीं है। चलो अगले में कितना है रेशियो, 13 और आपका 15, ये 13 और आपका 20, ये मेंटेन है। अब एज का डिफरेंस इस एज और इस एज में देखो 5 साल बाद 5 का अंतर है, 5 साल 5 साल। ठीक है, सोल्व करोगे तो देखना 13 5 65 और 20 3 60, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ गया। 20 गुणा 5 13 गुणा 5, अंतर ही तो लेना है, 5 कॉमन ले लोगे, 20 में से 13 चला गया 7, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 7 5 35। 5 को 35 बनाया, किससे गुणा किया 7 से। किसकी एज पूछ रहा है, बी की। बी की एज वैसे भी 5 ही आपको निकालनी थी, 7 से गुणा कर दो या सीधे सीधे ही आपको दिख रहा है। ये अपना क्रॉस मेथड है, इससे सटीक और शॉर्ट तरीका कोई भी पॉसिबल नहीं होता है एज चैप्टर के अंदर। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा। देखो एक भिन्न आपको दे रखा है एक फ्रैक्शन, इसका जो अंश इसके हर से 6 कम है, इसका जो अंश है न्यूमरेटर जो है इसके डिनोमिनेटर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से न्यूमरेटर में से 1 लेस किया जाएगा और इसके हर डिनोमिनेटर में 5 जोड़ा जाएगा तो इसका हर डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर या अंश से 4 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। ऐसे जब भी कभी आप सवाल देखें तो हमेशा ही ऐसे सवालों को आप डील करें बाई ऑप्शन। रीजन क्या है, इक्वेशन बनाओगे उसमें 2-3 चीजें आपको इधर उधर करनी है, कभी उसको बढ़ाओगे फिर रेशियो लिखोगे, रिलेशन लिखोगे। फ्रैक्शन तो कुछ भी मान लो, x अपॉन वाई मान लो, या फिर जैसे ये कह रहा है कि इसका अंश इसके हर से 6 कम है तो नीचे डिनोमिनेटर आप x मान लो, न्यूमरेटर ऊपर आपका x-6 हो जाएगा। ऐसे जस्टिफाई करना है। लेकिन इसमें समस्या ये होगी कि टाइम काफी किल कर देगा, तो बेटर है बाई ऑप्शन चले जाए। सबसे पहले तो देखना 3 और 11, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर क्या है। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से 6 कम है, क्या 6 ए ऑप्शन में 6 कम दिख रहा है, नहीं भाई गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखना 7 और 4 11 का अंतर है, नहीं। ऑप्शन सी और डी की अगर हम लोग बात करें 5 और 6 11, 7 और 6 13, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बात आपकी ट्रू होगी मतलब। चलो अगली कंडीशन जस्टिफाई करते। इसके अंश में से 1 घटाया, न्यूमरेटर में से 1 लेस किया तो 5 में से 1 लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4, और इसके डिनोमिनेटर हर के अंदर 5 जोड़ा, कितना आ गया भाई आपका 16। तो इसका जो हर है इसके अंश से 4 गुना, इसके अंश से न्यूमरेटर से 4 गुना, बिल्कुल ये बात आपकी जस्टिफाई हो रही है, तो ये आंसर होगा। क्या इसको चेक करने की नीड थी, क्यों तनाव ले रहे हैं भाई, आपको भी पता है दोनों कंडीशन जस्टिफाई होगी, ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगर ये जस्टिफाई नहीं करता तो हम डी पर वैसे भी मार्क करते। तो मैक्सिमम आपको 3 सॉल्यूशन ही करने होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपका रिजल्ट आ जाता है। 7 नंबर को देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 7। देखो एक डायग्राम दे रखा है, उसमें क्या कहा कि पीए जो है वो ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु पी से खींची गई एक स्पर्श रेखा है। पीए किसकी, टेंजेंट हो गई सर्कल की। एंगल पीओबी की वैल्यू आपको 110 डिग्री दे रखी है, एपीओ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ये सवाल असल में देखा जाए तो आप इसे आसान कैटेगरी में डाल सकते हैं।
कैसे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भाई। यहां पर आपको जो डायग्राम दिया है वो कुछ इस हिसाब से है। ये सेंटर हो गया, ये PAO, ठीक है। आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री का होता है, सेंटर के साथ टेंजेंट 90 डिग्री एंगल क्रिएट करती है। चलो कर लिया। वैल्यू क्या दे रखी है आपको, POB की 110 डिग्री, 110 डिग्री हो गई। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, APO की वैल्यू। देखो सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे एक्सटीरियर के बराबर। 90 में क्या जोड़ा, 110 हो गया तो 20 डिग्री। या फिर ऐसा कर सकते हो कि भाई अंदर वाला एंगल 70 ले लिया, ये 90 है, 90 और 70 160 हो गया, तो ये एंगल आपका 20 डिग्री बच जाएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया यहां से करेक्ट रिजल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। देखो 8 नंबर में इसने आपसे क्या कहा, 6 tan थीटा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न है जो जीरो बन रहा है। थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच रखनी है। कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। अब इसके अंदर जितना भी सिनेरियो दिख रहा है आपको, थोड़ा सा उलझा हुआ सा मामला है। अमूमन हम लोग जज कर लेते थे कि वैल्यू क्या रख के देखोगे, 30, 45 और 60, तीन ही वैल्यू, क्योंकि ना तो जीरो रख सकते हैं ना ही 90 डिग्री रख सकते हैं। अब तक जितने भी आपने सवाल देखे होंगे उनमें कोई तनाव नहीं आ रहा था। ऐसे सवाल थे, आपने एक ऐसी बात देख रखी थी जिसकी वजह से आप सीधे सीधे वैल्यू रख देते थे, ठीक है। तो यहां क्या समाधान होगा भाई, यहां तो हमें रख रख करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 45 डिग्री रखूं, थीटा की वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री रखूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 6 गुणा 1 10 और कोट 45 एक ही होगी, 6 और 12 18 हो गया। 18 में से 5 √3 और सेक 45 की वैल्यू √2, तो इसका मतलब ये पार्ट तो आपने सीधे ही हटा दिया। तो अब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर ट्राई करें। 6 अपॉन में यहां पर वैल्यू क्या बनेगी, √3 माइनस 5 √3। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक की 2/√3 लिखा जा सकता है। 12 कोट, तो ये कोट 30 की वैल्यू 12 आपका √3, ये बन गया। ये पार्ट आपका यहां गया, ये वैल्यू आपकी 10। इसको भी थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 2√3। 12 2 14, इसका मतलब ये भी जीरो नहीं बना। तो क्या करें, फिर अपने पास वैल्यू बचती है 60 डिग्री। इस पर भी ट्राई करें। क्या जरूरी है ये हमेशा ही जस्टिफाई करेगा तीसरी वैल्यू, नहीं, कोई भी जरूरी नहीं है। रीजन क्या है, मैंने आपको एक जगह और भी एक्सप्लेन किया था, सवाल भी मेरे ख्याल से 2 या 3 ऐसे हम कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अगर एग्जामिनर सवाल का लेवल काफी बढ़ा दे, ठीक है भाई। 60 पर ट्राई तो करके देखें। 6√3 माइनस यहां पर क्या होगी वैल्यू, 2 रखी जाएगी, 10 √3 बन गया, और फिर प्लस 1/√3 लिखोगे, 4 गुणा 3 लिखोगे तो ये वैल्यू 4√3। क्या ये जीरो बन रहा है, बिल्कुल। 6 और 4 10√3 में से 10√3। इसका मतलब इस सवाल को सोल्व करने में जो मेन टाइम लग रहा है, वैल्यू को डिसाइड करने में लग रहा है। अगर हम इसे जनरल अप्रोच से करने का प्रयास करेंगे तो ये अपना काफी सारा टाइम कंज्यूम कर देगा। तो बेटर वे तो यही है। कोसेक 60 की वैल्यू लिखनी है आपको, 2 अपॉन में √3 आ जाएगी, और सेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको लिखनी है, तो यहां पर ये वैल्यू बन जाएगी 2। एलसीएम लोगे, यहां पर नीचे आपका √3 क्रिएट हुआ, ऊपर देखोगे तो 2 + 2√3 आपका क्रिएट हुआ। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखो 2 तो ले लिया आपने कॉमन, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे 3 बना, 2 कॉमन आ चुका है, ये √3 3 बन गया, इसका मल्टीपल 1 था, 3 + √3। ये हमारा हो गया रिजल्ट, ऑप्शन डी। आई होप बात समझ आ गई होगी। वो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने प्रॉपर वे से पढ़ रखा है तो कोई तनाव वाली बात थी ही नहीं इसके अंदर। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा, एक्स और वाई 2 स्टेशन है, एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर है। एक निश्चित समय पर एक्स से एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वाई की ओर चलती है।
2 घंटे बाद क्या हुआ, y से x की ओर 20 की चाल से चलती है। कितने घंटों के बाद x से चली ट्रेन y से चली ट्रेन से मिलेगी। देखो x से चली हुई ट्रेन 2 घंटे तो पहले चल ली, टोटल गैप था 280 का, 60 की स्पीड से 2 घंटे में 120 किलोमीटर चली। 280 में से 120 लेस कर दोगे कितना बचेगा, 160 किलोमीटर। अब गैप 160 बचा है, इधर वाली की स्पीड 60 है, उधर वाली की 80 है, रिलेटिव स्पीड आमने सामने आ रही है तो 80 किलोमीटर पर आवर। 160 में 80 का भाग दिया, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। किसके लिए पूछा कि भी ट्रेन x से जो चलती है वो कितने घंटे बाद y से मिलती है। 2 घंटे इससे पहले लग गए थे, 2 घंटे रिलेटिव स्पीड के अंदर लग गए थे, इसका मतलब कुल मिलाकर के 4 घंटे। तो देखो यहां पर हमने क्या सीखा, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि सवाल आपके इजी होते हैं या मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो आप प्रयास करें या तो इनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो माइंड में कर लें, और सवाल अगर इजी है तो उसे प्रयास करें कि माइंड में ही करें। रीजन ये है कि जब आप सवाल को रीड करते हैं तुरंत के तुरंत आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये वाला सवाल है, ये माइंड में होगा या नहीं होगा। तो इन मॉक टेस्ट को देखने का एक फायदा आपको ये भी होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस हमने जब पढ़ा था ये सवाल हम लोग लिख लिख करके करते थे, हालांकि एग्जाम अप्रोच भी प्रीफर करते थे, लेकिन अब मॉक टेस्ट के अंदर क्या होगा, कुछ नया तो सीखना पड़ेगा, नए कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो नया क्या है, एग्जाम में सवालों को डील करने का तरीका नया है। तो प्रयास करें खुद के अंदर भी। 10 नंबर देखो क्या कहा, देखना। 15,625 की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 साल में 21,952 हो जाएगी। चलो भाई यहां पर एक काम की बात सीखना, स्टार मार्क लगा लो। देखो 15,625 से 21,952, ठीक है, कितने साल में ये मामला हुआ। 3 साल आपको दे रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। अगर यहां 3 साल दे रखे हैं तो आपको 1 साल के ऊपर अगर आना है तो हमने क्या सीखा था, इसका क्यूब रूट करते हैं। रीजन आपको समझाया था कि 1 साल के अंदर जब ब्याज आप ईयरली ही कैलकुलेट करते हैं तो 1 साल में चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो वो सेम ही बढ़ता है। लेकिन जैसे टाइम 2 साल का है, ईयरली आप काउंट करते हैं तो 2 साल का साधारण ब्याज अलग होगा, लेकिन और कंपाउंड इंटरेस्ट उससे कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन 1 साल के अंदर तनाव नहीं है। ये ऐसा करते क्यों है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला था, उसके अंदर पावर आपने टी देखी होगी, टी की वैल्यू 3 है, उसको खत्म करना है, टी को 1 करना है, तो क्यूब रूट करना पड़ता था। अब मुद्दे की बात यह है इसका क्यूब रूट करें उससे पहले इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करें। 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब इवन नंबर से तो नहीं कटेगा। 3 से अगर दिमाग लगाएं, 5 2 7, 7 6 13, 1 14, 5 19, 3 के किसी मल्टीपल से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या कर लें, फिर क्यूब रूट कर लें। अब देखो जो चीजें आपने सीखी हैं अलग अलग, इसका क्यूब रूट आप करेंगे तो कितना आएगा, इसकी वजह से 5 आ गया, सिखाया जा चुका है। इस 15 की वजह से क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो बड़ी से बड़ी तो हो लेकिन उसका क्यूब करने पर वो 15 से छोटी रह जाए। ये आपके सिलेबस का पार्ट था, इस चैप्टर को हमने अलग से लेकर के डील किया था कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप कैसे करेंगे। तो ऐसी वैल्यू क्या है, 1 भी है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का तो 27, बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है ये। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये 25 का ही क्यूब है, क्योंकि एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं वैल्यू लिख देता 1662 या 35, इसका करते तो हमारा पैटर्न जो है, ध्यान रखना, हमारा जो पैटर्न है उसके हिसाब से यहां 5 आएगा और उसके हिसाब से हमारे पास 2 आएगा। तो हमें श्योरिटी भी तो होनी चाहिए कि असल में जो हमने किया वो ठीक है। कई ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, एग्जामिनर अगर बैंकर लेवल पर चालाक हो गया तो वो ऐसी वैल्यू लिख सकता है कि मान लो जो इधर और इधर से 17 से कट रही हो और सीधे डील नहीं कर पा रहे हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या पता कि असल में ही इसका क्यूब रूट है वो 25 आएगा, क्या ये ऐसी वैल्यू है। तो क्रॉस चेक करो, 25 का क्यूब क्या होगा, 25 का स्क्वायर 625 को गुणा कर दो 25 से, 25 25 आपका 625,
कैरी 6, 25 6 150 और 156। इसका मतलब जो काम हमने किया है वो सही है, उसमें कोई तनाव नहीं है। बाकी ये जो रेलवे वगैरह की एग्जाम होती हैं इनमें आप धड़ल्ले से इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या थी इस सवाल के अंदर? इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हमने क्यूब रूट एज ए चैप्टर पढ़ा था और इस क्यूब रूट को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ठीक है, चलो ये बात सही है। इसका मतलब इसका भी रेशियो परफेक्ट होगा। 2 किसकी वजह से आता है भाई? 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 8 का क्यूब करोगे 8 8 64, 512 की वजह से 2 8 आएगा यहाँ पर, सॉरी 8 का क्यूब करते हो तब 2 आता है। और यहाँ पर क्या रखोगे? यहाँ पर 2 आ जाएगा। 25 रुपए की राशि 1 साल में 28 हो गई। 3 इंटरेस्ट मिला है। 3 इंटरेस्ट किसके ऊपर मिला है भाई? 3 मिला है 25 पर, परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100। 4 गुणा में 3 12। ठीक है, अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट है कि सर आपने ऐसा क्यों किया है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है नंबर ऐसे दे रखे हों दोनों के दोनों, जो 11 से कैंसिल आउट होने के बाद ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं जिसका क्यूब रूट करना संभव है। हमने इसे सीधे सीधे कर दिया, उस केस में सवाल गलत हो सकता है। ये कब की बात है? जब एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक हो जाए कि नहीं मुझे तो सवाल गलत करवाना ही है। एग्जाम अपनी जो रेलवे की है उसमें धूमधाम से डेटा आपको दिखता है, सीधे सीधे आप क्यूब रूट निकाल ले, कोई तनाव नहीं है। अभी एक चैप्टर आएगा, क्यूब रूट हमने अलग से पढ़ा था। ये चैप्टर अगर आपको ठीक से आता है तो इसका रोल कंपाउंड इंटरेस्ट में भी है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। हालांकि अप्रोक्सीमेशन भी एक पार्ट होता है, लेकिन अभी हमें इन एग्जाम्स के अंदर उसे सीखने की नीड नहीं है। देखना यहां पर क्या कहा इसने, 4a + 3b + 2c का होल स्क्वायर। देखो असल में आप इसे गौर से देखते हैं तो अंदर ब्रैकेट में पहली वैल्यू उसे x मान लो, दूसरी जो वैल्यू उसे y मान लो, तीसरी वैल्यू उसे z मान लो। इसका जब आप स्क्वायर करते हो तो पहली टर्म का स्क्वायर आता है, 4a का स्क्वायर क्या होगा? 16 स्क्वायर। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वो तो खत्म हो गया। अगली टर्म क्या होगी? 3b, इसका स्क्वायर करोगे मतलब y स्क्वायर का तो 9b स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी भी खत्म हो गया। फिर क्या आएगा? 2c का होल स्क्वायर करोगे 4c स्क्वायर आएगा। आगे की टर्म अगर देखोगे तो थोड़ा सा सी और डी ऑप्शन में ऑब्जर्व करना। सी के अंदर आगे की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, डी में आगे की सारी वैल्यू नेगेटिव है। अब आपको पता है x + y + z का होल स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव तो आने का मतलब ही नहीं है, तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन भी खत्म हो गया, सी आपका करेक्ट होगा। एग्जाम में सब कुछ मैच करवाने की नीड नहीं होती है। गिने चुने 5-6 फॉर्मूले हैं आपके अलजेब्रा के, उनको हर डायरेक्शन में लिखा करें। रीज़न ये है कि अब नहीं समझते हैं, यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो आपको मिलेंगे इस टाइप के, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे जिसमें कोई बच्चा कह रहा है कि मैं इस एग्ज़ाम में 0.3 नंबर से रह गया, मैं इस एग्ज़ाम में 0.2 नंबर से रह गया, मेरा लास्ट चांस था। तो हम लोग क्या है स्टार्टिंग में सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हम सोचते हैं ठीक है ये वाला है, हम तो वो तरीका प्रीफर करेंगे जिससे अपना काम चल जाए, जैसे सी को 0 कर देंगे, उसके बेसिस पर सॉल्यूशन करेंगे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो है कि आपको पता नहीं था, अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलतियां हुई हैं तो ठीक है, आपको कोई समझा रहा है, आपको राह दिखा रहा है कि यार ये 5-6 फॉर्मूले इनको हर डायरेक्शन से कर दो, सवाल आएगा, एक तो फास्ट स्पीड से कर पाओगे, दूसरा गलत नहीं होगा। और कई बार क्या होता है, जैसे ये सवाल था इसमें कुछ था ही नहीं, पहला पार्ट ये वाला था, सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से अगर आप एक बार चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व करते तो सीधे सीधे ए तो 4a का होल स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर आना चाहिए था, ऐसे हट गया। बी और डी में माइनस के साइन है वो वैसे हट गए, तो इसका मतलब बचा क्या? ऑप्शन सी। कब कर पाओगे? जब फॉर्मूलों पर ठीक कमांड होगी। चलो भाई कुछ आसान सवाल भी लेते हैं और फिर वापस से कुछ लेवल बढ़ाते हैं सवालों का। देखो रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर ये 360 है तो अधिकतम अंक कितने हैं? 72% 360 को बताता है। 72 को किससे गुणा किया? 5 से गुणा किया। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं? 100%। 100 को भी 5 से कर दो, 500 आपका रिजल्ट आ गया।
सवाल इजी था इसलिए आप इसे वर्बली कर लेंगे, टिपिकल होता तो थोड़ा सा लिखना पड़ता। ऐसे ही अगला सवाल देखना, 3a माइनस 4b का होल क्यूब है। पहली वैल्यू x है, माइनस का साइन है, फिर अगली वैल्यू y, x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा भाई? x का क्यूब करोगे 27a क्यूब बनेगा, पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन में है, d आपका हट गया। फिर देखना जरा दूसरी टर्म का क्यूब करोगे माइनस का 64b क्यूब, ए ऑप्शन भी इसलिए हट गया क्योंकि इसके अंदर और भी तो वैल्यू निकल के आनी थी, दो ही तो वैल्यू नहीं आती है। बी और सी में से आपका एक करेक्ट होगा। फिर क्या लिखते हो आप? 3a स्क्वायर बी, 3 पहली टर्म का स्क्वायर इंटू में दूसरी टर्म, 3 गुणा में पहली टर्म का स्क्वायर 9 और फिर उसका 4, 9 3 27, 27 गुणा में 4 108। बी आपका करेक्ट हो गया, सी आपका यहाँ से गलत हो गया। तो ये अप्रोच होती है इन सवालों को सोल्व करने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस, कि अगर पता है तो वर्बली कर ले जाओगे, नहीं पता है तो फिर तनाव बनेगा। चलो भी एक सवाल देखना जरा, 24 सेंटीमीटर साइड वाले वर्ग ABCD में त्रिभुज PDC बनाया है जहां P AB पर स्थित है। चलो डायग्राम मैं बना लेता हूं, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना। हालांकि सवाल आसान है, एग्जैक्ट इस लैंग्वेज का सवाल हमने नहीं किया था। P जो है वो AB पर है, तो हम लोग क्या कर लें, इसको मान लेते हैं A B C और D। ठीक है, P आपका कहीं साइड AB पर है, ये मान लिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर तो इस स्क्वायर की साइड है, 24 ये सब चलता गया, और ट्राइंगल PDC इसने बना लिया है, PD और C। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा भाई? 1/2, बेस इसका 24, इंटू में हाइट आपको लिखनी है। हाइट के लिए क्या करते हो, इस पॉइंट से इस सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कर दिया। कितनी आएगी हाइट भाई आपकी? 24, इंटू में 24, 12, 24 गुणा 2 48, 24 और 4 आपका 28, 288 अपना यहाँ से हो गया रिजल्ट। कोई तनाव वाली बात नहीं है। या फिर एक थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगा सकते थे आप, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ये कहता है कि ऐसा ही डायग्राम आपको बनाना है। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि जो आपका पॉइंट P है वो यहाँ ना होकर के कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आपका बन गया PDC, क्योंकि AB साइड पर है, वो AB पर कहीं भी हो सकता है। अब ये पॉइंट है, ये साइड A का भी तो हिस्सा है, यहाँ रख लिया। अब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल PDC, अब ये साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जो स्क्वायर है उसका हाफ है। स्क्वायर का एरिया क्या होगा भाई? 24 गुणा में 24, और इसका हाफ आपको करना है। सोल्व करोगे तो अभी अभी हमने रिजल्ट निकाला था 288। क्लियर है भाई? आई होप बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला सवाल देखना जरा, वर्बली डील करके बताओ जल्दी से, कमेंट भी कर दो। देखो, वह सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर आपसे पूछ रहा है जो 5, 8 और 12 का गुणज है, मतलब इनका मल्टीपल है। एक बात बताओ, इनका करना क्या है? सीधी सी बात है, मल्टीपल निकालना है तो एलसीएम लो। 5 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 15 होता है। 15 और 8 का, 15 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 इंटू में 8 आपका 120, ऑप्शन डी रिजल्ट हो गया। तो ये सवाल आप इजी वे में वर्बली डील कर सकते हैं। चलो भाई 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर देखना, a प्लस बी बराबर a प्लस बी आपको दे रखा है 12 एंड ab की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 17। अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई? आपसे पूछ रहा है a का क्यूब और प्लस b का क्यूब, इनकी वैल्यू क्या होगी। अब देखना, यहां मैं आपको फिर से थोड़ा सा गाइड करता हूं कि मामला क्या है। असल में मामला यह है कि या तो आप यहां से a और b की वैल्यू अज्यूम कर ले जाएं। अज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 10 ले ली, 2 ले ली, 10 गुणा 2 तो 20 आएगा, 5 ले ली, 7 ले ली, 7 गुणा 5 तो 35 आएगा, इसको 6 36 आएगा। तो इसका मतलब ये मामला तो सेट नहीं होगा, अज्यूम करने वाली बात जस्टिफाई नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और यूज इन्हीं दो का करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को डील करके देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या होता है आपका
ए प्लस बी, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये लिखा जाता है। अब मुझे एक बात बताना, हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू है, हमारे पास ए बी की वैल्यू है, हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो या तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करोगे तो पैटर्न बनेगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर 2ab, राइट साइड में आपका 144 आ जाएगा, वहां ए बी की वैल्यू रखोगे 34 बनेगी टोटल, 2 इंटू में 30, 2 इंटू में 17। मुद्दा ये है कि अगर ये आप काम इस हिसाब से करने लग गए तो एग्जाम में टाइम किल होगा। आप एक स्टेप और क्यों नहीं ध्यान रखते, एक स्टेप और क्या हो सकती थी, a प्लस बी है, और यहां वाली जो बात है वो मैं क्या लिख लेता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो जब होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर भी बनेगा आपके पास, b स्क्वायर भी बनेगा, प्लस का 2ab बनेगा, और यहां आपको क्या चाहिए, माइनस का ab, तो प्लस 2ab में से किसको लेस करना है, 3ab को। मेरा कहने का मतलब ये था, जब मैं आपसे ये कहता हूं कि आप फॉर्मूले को हर डायरेक्शन में ध्यान रखें, तो हर डायरेक्शन का यहां पर यही मतलब होता है कि आपने फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर रखा है। अगर अच्छे तरीके से आपने फॉर्मूले को याद कर रखा है तो इनका सॉल्यूशन आप वैल्यू अज्यूम करते हैं उसके कंपैरिजन में कई गुना फास्ट हो जाता है। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता था कि 2 ही डेटा देता है, तो ये पैटर्न ध्यान रख लो भाई, लगभग फॉर्मूला याद है, कि नई बात ये वाली तो आई है। ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस 3 गुणा में ए बी 51, ये लिखते एग्जाम में। 12 इंटू में 51 लेस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 9, मल्टीप्लाई किया, 12 3 आपका 36, 12 9 108 में आपने ऐड किया 3, ये कितना आ गया आपका 1116, ये आपका हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना था, ये वाला। असल में आपको घर पे प्रैक्टिस क्या करनी होती है, ये वाली, कि फॉर्मूला किसी भी टाइप से आपके सामने आ जाएगा, आप उसे तुरंत के तुरंत डील कर ले जाएंगे। चलो भाई अगला सवाल देखना जरा, सवाल जूम कर देता हूं मैं, आपको प्रॉपर दिख जाए, लैंग्वेज को जल्दी से रीड करो भाई। देखना, स्थान ए से स्थान बी तक रेलगाड़ी का द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी का किराया, मतलब सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एसी जो है आपका, उसका किराया 2500 और 2000 है। यदि द्वितीय श्रेणी एसी और तृतीय श्रेणी एसी के किराए में 20 और 10% की वृद्धि हो तो द्वितीय और तृतीय श्रेणी के एसी का नए किराए का अनुपात। इससे नकली और क्या सवाल होगा बताओ। देखो 2500 और 2000 है, पहले ही अनुपात ले लो तो 500 से कट रहा है, तो पहले किराया 5 था सेकंड क्लास का, और थर्ड क्लास का कितना था, 4। ये 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका 120% निकाल दो। ये 10% बढ़ा, इसका मतलब इसका 110% निकाल दो। परसेंट जीरो खत्म हो गए, सोल्व करोगे, 4 से कैंसिल आउट किया 3 बार, तो रिजल्ट क्या दे देगा यहाँ पर 15:11। ये हमारा आ गया रिजल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट है। आसान सवाल है एकदम। चलो एक आसान सवाल और है फिर आपके सामने, फिर से कुछ फिर आगे टिपिकल सवाल आएंगे, तो पेशेंस बना के रखो, साथ साथ में अटेम्प्ट करो। देखो 20% और 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनके इक्विवेलेंट एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। क्या करोगे, 20 + 15 - 20 × 15/100, 20 और 15 तो 35 हो गया। 20 को 15 से करोगे 300, उसमें 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब 35% में से 3% लेस करोगे तो ऑप्शन ए आपका रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा, जो कितना है 32। सवाल आसान है, आदत डालें, पेन नहीं चलाना है, सवाल मुश्किल है तब आपको सवाल करने हैं। देखना 19 नंबर का है, एक घनाकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5:3 के रेशियो में है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AB BC CA। ध्यान क्या रखना है, जब डेटा रेशियो में दे रखा हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसके साथ x का इन्वॉल्वमेंट करना है। ठीक है, जब आप सोल्व करेंगे x की वैल्यू निकल के आएगी, वॉल्यूम आपसे पूछा है तो साइड आपकी 7x 5x और 3x है, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, यूनिट डिजिट का सहारा लोगे आगे चल के। चलो ये सवाल मैं आपका डाल देता हूँ होमवर्क में। यूनिट डिजिट का तो सहारा नहीं आएगा, लेकिन डिजिट सम का आप सहारा लगा सकते हैं।
ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस सवाल का। 20 नंबर का देखना जरा। 20 नंबर देखो, ट्राइंगल एबीसी में थीटा कितना है 80, दो में से प्रत्येक कोण की माप साइड 3 दे रखी है, डायग्राम इससे नकली और क्या होगा, बची हुई साइड, दो साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल, ये 80 है, बचे हुए दोनों का सम 100 होगा, दोनों इक्वल है, डिवीजन कर दो दो का, 50 डिग्री 50 डिग्री। अब ये मत सोचना ये सवाल इवन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, प्रीलिम्स के अंदर। चलो भाई अगला सवाल है आपके पास 3A 4B 5C। आपसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C, क्या करना आपको, वेरियस रेशियो टू सिंगल रेशियो, इक्वेशन सॉरी वेरियस टू सिंगल नहीं, इक्वेशन फॉर्मेट आपको दे रखी है, 3A फिर इक्वल का साइन फिर 4B फिर इक्वल का साइन 5C। तो इसका मतलब इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले पार्ट में ABC होना चाहिए, 3 4 5 को हटाना है। हटाने का तरीका 3 4 5 का एलसीएम ले लो, कुछ कॉमन नहीं है तो गुणा होके 60 आ गया। तो इसका मतलब 3A में 60 का डिवीजन करोगे तो A अपॉन में 20, नीचे जो बात है वो रेशियो ही है। अगले में डिवीजन करोगे 60 का 15 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। हर एक बात आपको खोल खोल के समझाई गई थी रेशियो के अंदर कि ये ऐसे क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे ये आपका पैटर्न डिजाइन होता है और एग्जाम में कैसे डील करते हैं। तो एग्जाम में तो ये सवाल वर्बली सोल्व हो रहा है। देखो ए और बी की औसत आयु कितनी, ए बी सी की एवरेज एज कितनी है 20 ईयर्स, टोटल कितना होगा भाई 60। बी और सी की एवरेज एज कितनी है 25, टोटल कितना होगा 50। ए की एज क्या है, आयु लिख लेना, आय नहीं, 60 में से 50 को लेस कर दो 10 साल। तनाव नहीं लेना, सवाल देखो इजी हो रहे हैं, इजी हैं तो वर्बली कर भी रहे हैं इनको, एसएससी में ही पूछे गए सवाल हैं ये ऑलमोस्ट आपके, तो ऐसा भी तनाव नहीं लेना है कि सर ये इजी हैं क्या करें। एग्जाम में हर टाइप के पेपर में हर टाइप के सवाल आते हैं। जिन बच्चों ने अभी रिसेंट में रेलवे का एग्जाम दिया उन्होंने ये बात महसूस भी की होगी। ऐसा नहीं होता एग्जामिनर का पर्पज कि सारे ही सारे टिपिकल, क्योंकि रीज़न ये है कि वो जितनी वैकेंसी है उतनी जॉब देनी है, उसके आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं कि वो आपसे पूछेगा आपको क्या क्या नहीं आता, उसके हिसाब से पेपर बनाता है। वो सबके लिए कॉमन पेपर डिज़ाइन होता है, उसमें आसान भी सवाल होते हैं, उसमें मुश्किल भी होते हैं, उसमें बीच के लेवल के सवाल भी होते हैं। चलो टाइम एंड वर्क में क्या कहा इसने, राम और श्याम एक काम को 6 2/3 डेज में और 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर के 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम छोड़ करके चला गया, बचे हुए काम को श्याम अकेले ही 5 दिन में पूरा कर लेगा। कितने दिन में पूरा कर लेगा, सॉरी राम का देखो 6 3 18 20, राम 20/3 डेज लेता है, श्याम 15 लेता है, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 और 15 का ही लेना है 60। इफिशियंसी कितनी आ गई, डिवीजन करोगे 9, डिवीजन करोगे 4 आ गई। अब देखो इसने क्या कहा, टोटल वर्क कितना था आपका 60 था, 4 दिन तक इन्होंने काम किया है, 4 दिन में हर रोज 9 और 4 13, 4 दिन में 13 गुणा 4 52 वर्क कर लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 60 में से 52 कर लिया, 8 बचेगा। कौन चला गया अभी, राम जा चुका है, श्याम करेगा, श्याम की इफिशियंसी है 4, कितने दिन और लगेंगे इसे, 2 दिन और लगेंगे। तो ये इजी सा पैटर्न है, इसमें भी कोई तनाव नहीं लेने। 24 देखना, क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहा, सीमा 60 डिग्री की आंती इंक्लाइनेशन पर 16 मीटर लंबी डोर से पतंग उड़ाती है, जमीन से ऊंचाई h पर पतंग उड़ रही है, मतलब हाइट पूछिए। ये मान लो यहाँ पर कि सीमा है वो क्या कर रही है, पतंग उड़ा रही है, ठीक है, ये उड़ रही है पतंग। ऐसे केसेस में पतंग के अंदर आप क्या मानोगे कि इसके अंदर कोई भी धागा जो उसमें ढील नहीं है, ठीक है। धागा कैसा मानना, आपको स्ट्रेट मानना, जो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एग्जाम के अंदर सवाल ऐसे ही आते हैं। एंगल कितना बन रहा है भाई यहाँ से 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आपको दिया 60 के सामने √3 1 और ये 2, ठीक है। आपसे क्या पूछा, पतंग किस ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ग्राउंड आप ये मानोगे, क्योंकि असल में देखो ये डायग्राम बनाए, अब ये मत सोचना कि सर आपने यहाँ से मेजर किया है, इतनी हाइट भी तो आएगी, डायग्राम इतना ही बनाना था, ठीक है।
नेग्लिजिबल सा पार्ट था इसकी हाइट, तो इसको छोड़ो, 60 डिग्री के सामने √321 सिखाया जा चुका है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। धागे की लंबाई 16 मीटर, इसका मतलब 2 किसको बताता है भाई, 16 को किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से। हाइट आपको निकालनी है, इसको भी 8 से कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 8√3। ये हमारा हो गया रिजल्ट, ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो गया। देखो क्या कहा इसने कि 6% की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए धनराशि पर साधारण ब्याज 6,750 है। समान अवधि के लिए समान दर पर उसी राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज का निकटतम मान क्या है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो पहले साल ए मिलता है, दूसरे साल भी ए मिलता है और तीसरे साल भी ए ही मिलता है, तो टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका वो क्या होता है, 3A। ए का ब्याज कितना निकालते थे आप, फिर से R% करके बी, और ये भी 3 ही बार निकलता था। फिर इस बी का R% निकालते थे, वो सी आता था, और इस पूरी की पूरी कहानी को हमने नाम दिया था 3-3-1 का कॉन्सेप्ट। ट्री का मेथड था, ट्री वाले मेथड में टाइम ज़्यादा लगता था बनाने में, हालांकि जब सीआई को पढ़ते हैं तो समझने के लिए वो ठीक था, लेकिन जो टिपिकल टाइप के इस टाइप के जो कैलकुलेटिव नेचर के सवाल होते हैं जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही चलती है हर साल, वहाँ ट्री को अवॉइड कर देते थे। तो आप मुझे बस इतना सा बता दो, यहाँ जो ब्याज मिल रहा है आपको वो क्या है, 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 6,750 में डिवीजन कर दो 3 का डिवीजन करोगे 2 बार, 7 में 2 बार, फिर 5 बार, 0 बार। क्या कंक्लूजन निकाला, 3 साल में साधारण ब्याज 6,750 है, 1 साल का साधारण ब्याज 2,250। तो ये वैल्यू तो हो गई अपनी 3A की। ठीक है, अगली वैल्यू क्या होगी, इसका आप 6% निकालेंगे, और वो कितनी बार निकलेगा, 3 बार। ठीक है, गुणा करो भाई, 6 गुणा 5 आपका, 6 को 0 से किया 0, 6 5 30, परसेंटेज खत्म कर देगा। सवाल यहां से स्टार्ट होगा, फिर सोल्व करना। 6 गुणा 2 12, 12 और 3 आपका 15, 6 2 12 और 1 13, 135 आ गया। इसका भी एक बार आपको 6% निकालना है। 6 5 आपका 30 है, 1 पॉइंट हट गया, ये 1/100 की वजह से एक 0 खत्म। 13 6 78, 78 में 3 जोड़ोगे 81, 10 का भाग भी देना है तो कितना आ जाएगा, ये 8.1। अब इस पूरे को ऐड करना है, ऐड करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि 6,750 तो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये वाली। 135 को 3 से करोगे, 5 3 15, और ये कितना आ गया 405। इसमें 8.1 ऐड करना है, 0.1, 8 5 13, 5 और 1 6, 7 4 11, 6 और 1 7, 7,163.1। 7,163 किसके अंदर दिख रहा है भाई, आपका ऑप्शन डी के अंदर। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है। एक थोड़ा सा और हिंट करते हैं कि एक संभावना और भी होती है ऐसे सवालों को डील करने की, कि जरूरी नहीं है आप डिवीजन करें। एक बात बताओ, ये 3A है और इसका सीधे सीधे आप R% करोगे तो वो 3B ही तो निकल के आता था भाई। कोई संख्या 3 गुना समथिंग है, उसका जो रिजल्ट निकालोगे A का, उसको फिर से 3 गुना करना है। बस यहां ध्यान रखना है, इस पूरे का अगर आप R% निकालते हो उसका 1/3 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ चलना। 6,750 किसकी वैल्यू है, 3A की। इसका R% निकालोगे, 6% निकालोगे, 6% निकाला तो ये 0 हट गया क्योंकि 100 का भाग है। 6 5 30, 0 आएगा, वो भी हट जाएगा। 7 6 42, 42 में 3 जोड़ा 45, कैरी 4, फिर 6 4 24, 24 में 4 जोड़ा 28, कितना आ गया भाई, 1 मिनट, क्या गड़बड़ की हमने, गड़बड़ तो कर दी कोई ना कोई। 1 मिनट, 6% चल रही थी ना रेट, देखना 6,750 है। 6 0 6 5 30, ये हट गया। 6 7 42, 42 में आप ऐड करोगे 3 तो कितना आ जाएगा, 45, कैरी 4, 6 6 36 और 4 आपका 40, ये आ गया। अब देखो इसका अगर आप 6% निकालते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 400 मान ले, 100 का 6% क्या होता है 6, 400 का कितना होगा 24। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां 3B था
और आपको क्या करना था, सिर्फ बी का ही आर परसेंट निकालना था। तो बेटर ये रहेगा कि आप 3b का आर परसेंट निकाल दो, उसमें 3 का भाग दे दो। तो असल में बात क्या जस्टिफाई होगी कि हमने बी का आर परसेंट निकाला है। 400 का 6% 24 होगा, उसको 1/3 करना है, वैल्यू कितनी आएगी 8। तो अगर आपकी कमांड थोड़ी ठीक है तो आप ऐसे सवालों में इस पैटर्न को डील कर सकते हैं। आपको अलग से पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, फिर कुछ पर्टिकुलर पार्ट निकालोगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे, फिर जोड़ोगे। आप सीधे सीधे वैल्यू निकाल सकते थे। यहां वाला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। यूज किसका किया है मैंने, अप्रोक्सीमेशन का। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि वो कह भी चुका है अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो। ये जितनी भी वैल्यू होती थी, अगर आप इसका आर परसेंट निकालोगे तो वो 3c निकल के आएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ c की वैल्यू, तो जो वैल्यू आई है उसमें क्या किया है, 3 का डिवीजन ऐड कर दो। 8 5 13 और ये 63 आ गया, 7 4 11 6 और 1 7। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। ये बात आप मेंशन कर देना क्योंकि नोट्स के अंदर हर चीज बताना संभव नहीं हो पाता है। रीजन क्या है, जब पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपकी आंखों के सामने सारी चीजें होती हैं, तो उन चीजों को अप्लाई कहाँ करना सीखें, तो उसी के लिए ये मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की गई है कि आप यहाँ पर काफी कुछ बेहतर सीखें। चलो भाई, फैक्टर्स पर बेस्ड आपका एक सवाल है। देखो, जब भी अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स की संख्या आपको निकालनी होती है तो पहले इसे ब्रेक कर लो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। तो देखो 30 को क्या लिखोगे, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, इसकी पावर कितनी है भाई 5 सॉरी। फिर क्या है 24, 24 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 गुणा में 3 और पावर कितनी 5, यही लिखा जाता था। फिर देखना आगे इसे सोल्व करोगे तो 2 की पावर 15 और 2 की पावर 5, तो 2 की पावर कितनी आ गई 20, 2 टू दी पावर 20, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 10 और इनटू में 5 टू दी पावर 5। प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका बताया था, सबको ऐड कर दो। रीजन भी एक्सप्लेन किया था, रीजन यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं कि वो ऐसा क्यों करता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो गया करेक्ट। कोई तनाव वाली बात नहीं है, चैप्टर पढ़ा जा चुका है, लॉजिक आपको पता है। देखना अगला सवाल क्या कहा, 14 सेंटीमीटर रेडियस और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। बात को अंडरस्टैंड करना, ये सर्कल है। अब यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस भी अप्लाई करना। सर्कल के 4 हिस्से कर सकते हो आप। एंगल क्या क्या चलेंगे आपके, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। हमसे क्या कह रहा है कि 45 डिग्री एंगल वाला जो पार्ट है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का भी आप हाफ करोगे, वो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इधर भी 45 डिग्री। 90 डिग्री की वजह से सर्कल के कितने हिस्से होते हैं आपके, 90 डिग्री की वजह से होते हैं 4 और 45 डिग्री की वजह से कितने होंगे फिर 8। ठीक है, एकदम फॉर्मूले से करना चाहो तो करने का तरीका होता है 45 डिग्री वाला जो पार्ट है इसका हमें एरिया चाहिए 360 के बेसिस पर कितना है इनटू में पाई आर स्क्वायर। बेटर रहेगा कॉमन सेंस से करें। कॉमन सेंस से कैसे करोगे भाई, रेडियस 14 है तो टोटल सर्कल का एरिया कितना आएगा। एग्जाम के अंदर यहां से सवाल स्टार्ट होता 616, ये कहां से उठाया मैंने टेबल से। और 45 डिग्री है तो सर्कल 8 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 8 का डिवीजन कर दो, 8 7 56, 5 बचा 8 7 56, ये आपका हो गया रिजल्ट। तो एग्जाम में करना कितना था, इतना सा ही काम करना था। आना क्या चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरा, टेबल का यूज हो रहा है तो टेबल आपको आनी चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा टिपिकल है, उसे लिखोगे उसे काटोगे। और 45 अपॉन में 360 को अगर कोई बच्चा 5 से काट रहा है, उस हिसाब से काट रहा है, तो फिर तो हो लिया सवाल, काफी टाइम कंज्यूम कर देगा। देखो, राम एक वस्तु को बेचकर 30% का लाभ कमाता है, उसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो आसान सा सवाल है। 30% क्या होगा 3/10। इसका मतलब राम किसी आर्टिकल को 10 रुपए में खरीदता है और 13 रुपए में उसको बेच देता है, तो प्रॉफिट उसका कितने रुपए का हो गया 3 का। राम एक आर्टिकल 30%, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब क्या कह रहा है कि आप ऐसा करो, इसे कैलकुलेट करके बताओ एसपी पर।
सीपी पर करते थे तो क्या करते थे, 3 का प्रॉफिट और सीपी पर करना है नीचे सीपी, लेकिन यहाँ तो एसपी पर करना है। परसेंटेज में बदलोगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो यहीं लगा देते हैं। 13 गुणा 2 26, 13 3 39 पॉइंट और कितना आ गया 1, तो 23.1 आपका रिजल्ट ये आ गया। 23.0 कुछ आएगा, तो सीधे सीधे उसे 1 लिख दिया। चलो भाई, आज का सेशन हो गया है। आज के सेशन में हमने 28 सवाल डिस्कस कर लिए हैं। मॉक टेस्ट नंबर 16 कंप्लीट हो गया है। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, और आपकी कोई पर्सनल क्यूरीज है एग्जाम रिलेटेड तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको दिया था ग्रुप पर, वहां पर आप मैसेजेस भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर नंबर ऑफ मैसेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उनकी वजह से अगर आपका बाई चांस मैसेज नीचे चला जाता है तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। सेम वही है, टेलीग्राम के ग्रुप पर रिप्लाई कर देता हूं मैं। वैसे टेलीग्राम पर अगर सीधे मैसेज भेजते हो तो भी आपको रिप्लाई मिलता है, लेकिन मैसेजेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैसेज पुराने वाले नीचे चले जाते हैं। इंस्टाग्राम पर इतना क्राउड नहीं रहता है तो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। सेशन कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। इन सेशंस में आपको काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, चीख कर चिल्ला करके बात करने में तो कोई सेंस है नहीं कि मैं आपको ये कहूँ ये कर देंगे वो कर देंगे। एक वो जो है समझदार इंसान की तरह आपको पढ़ना चाहिए और मुझे भी पढ़ाना चाहिए। इन मॉक टेस्ट से आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होगा। इवन रेलवे में नहीं, अगर आप भविष्य में एसएससी की एग्ज़ाम देते हैं, सीडीएस की एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग की एग्ज़ाम देते हैं, तो भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। आपको वो फील होगा कि आपने क्या क्या सीखा है, क्योंकि मॉक टेस्ट में हम लोग हर एक सवाल पर काम करते हैं। सवाल आसान है, माइंड में कर दो। मॉडरेट है, कुछ पार्ट माइंड में कर दो। डिफ़िकल्ट है, उसके तरीके निकालते हैं। कैलकुलेशन के भी तरीके निकालते हैं कि यहाँ ऐसा फंसेंगे तो आपको ऐसा सोचना है, यहाँ कुछ ऐसा होगा तो उसमें क्या डील करेंगे। चलो भाई, आपके कोई सजेशन है तो भी कमेंट कर सकते हैं। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।